हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र भारतीय इतिहास में आज हम करेंगे मुगल काल। और घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और एग्जाम्स और जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं सबके लिए, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो इसको करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो टॉपर्स ने भी रिकमेंड यही करते हैं कि आप लोग को ये सारी घटना चक्र जरूर करना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब करेंगे हम मुगल वंश बाबर के बारे में। तो सॉरी, एक मिनट पेन। हाँ, तो मुगल वंश बाबर के बारे में करेंगे। तो मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम था प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वो फरगना के सिंहासन पर बैठा। शैबानी खान ने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 में काबुल विजय की एवं 1506 में एवं 1507 में ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। इसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। और सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर के खां को बाबर के पास संदेश के साथ भेजा कि सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को अपदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा की भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने से इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में तो अधिक थी, अधिक होकर भी पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली खान नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचिया का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों के प्रयोग द्वारा किया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया और युद्ध में मेदरी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अलग अलग व्यवस्था थी। भारत के बाहर बदख्शां का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर और सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तक, बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के उत्तर प्रदेश में बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैला था। किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनागर अंतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, उनमें से एक विजयनगर था, दूसरा मेवाड़ था। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार का श्रेष्ठतम आत्मकथा कथाओं में स्थान रखता है। अकबर के अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में
किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबाइयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना है रिसाल उल उसक थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब क्वेश्चन करेंगे, बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से आलम खान में से एक आलम खान था। कौन था वो? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वो दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। 2003 में क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वसुधा थे, चगताई तुर्क थे। और इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो वह था सैबानी खां। तो किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो वो अपनाया था बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वो कारण था उसकी सैनिक कुशलता। और बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था वो कुशल सेना नायक था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो वह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो वह हराया था इब्राहिम लोदी को। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो किया था 1526 में। अब यह निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है डी वाला। डी मतलब 1530 ये सुमेलित नहीं है, ये 28 में हुआ था। ठीक है। और निम्नलिखित में विचार करना है बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। तो इसमें उपमहाद्वीप बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, सही है। और सही नहीं है। और इस क्षेत्र की स्थापत कला मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई। और इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापित हुई। तो ये तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया, आप देख लेना। तो निम्नलिखित में से युद्धों में से किस एक ने बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो वो की थी खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो वह की थी खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो वह हराया था राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो हुआ था राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा गया था, किसने? बाबर ने अपना नाम रखा था। बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की पदवी धारण की थी। तो ये काबुल में धारण की थी। बाबर ने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और परगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 में काबुल विजय की। एक काबुल में से 1506 से 7 में उसने अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया और नई उपाधि बादशाह धारण की। तो अगला क्वेश्चन, काबुल का क्षेत्र और पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो बाबर के साम्राज्य किसमें थे? तो आधुनिक राजस्थान राजस्थान में नहीं थे, बाकी तीनों में थे। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता शिक्षा मिलती है, तो वह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो मेवाड़ के राजा के बारे में उल्लेख किया था, राणा सांगा के बारे में उल्लेख किया था। नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन कारण देखना है। तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ये जो है, जो ए सही है, आर गलत है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। बाकी वो सही है। तो तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो तुर्की में लिखी गई थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था मीर बाकी ने। अगला क्वेश्चन, करेंगे हम हुमायूं और शेरशाह का। हुमायूं कामरान अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं कामरान और अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम सिया संप्रदाय संबंधी थी। कामरान और अस्करी की मां गुलरूम बेगम, हिंदाल की मां दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद और उसमें गोमती के तट पर स्थित तौराह नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों का परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक
भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी और हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय में से शेर खां की शक्ति प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम को खुतबा पढ़वाया था, जिससे सिक्के पर अंकित करवाया था। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 का सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की और 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिए तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। शेरशाह सूरी द्वारा दिए गए सुधार राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों में बांट दिया और जिसमें प्रत्येक को एक छोटी सेना के सिकंदरों में नियंत्रण दे दिया। अमीने बंगला अथवा अमीर बंगाल नामक सैनिक अधिकारी को सिकंदरों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय 1:64 थी। इसके समय में 23 टकसालें थी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में कराया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। कलिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह के सैनिक हुक्का फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत सारे गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और फटफट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगी। शेरशाह जहां वहां से जला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई और 13 मई 1545 को कलिंजर में ही मर गया। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे बनाया गया है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यह किला कोना मस्जिद शेर मंडल के आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद से शेरशाह ने पट्टा या कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों की सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें से स्पष्ट है कि हो गया होता था कि उस वर्ष उसे कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इसे स्वीकार करते थे। तो निम्नलिखित कथनों में से विचार करना क्वेश्चन पे आते हैं। तो नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी के नाम पर नहीं था। तो कमरान, अस्करी, उस्मान और हिंदाल। तो उस्मान नहीं था और ये तीनों कौन थे? हुमायूं के भाई थे। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में युद्धों का तिथि अनुक्रम मतलब देखना है। तो पहले कौन सा लड़ा गया? तो पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरेन। तो देवरा 1532 में और चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में, सरेन 1555 में। निम्नलिखित में से किन दो शासक के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो वह शिक्षित था शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वह कौन था? वह शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में सम्मिलित था राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली सुधार। तो ये सभी सुधार उसने करवाए थे। तो तो ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने का मन हो तो। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो वो हुमायूं के द्वारा किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो वो किया था 1532 में। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम में लगाइए। तो दौराहा का युद्ध हुआ था 1531-32 में और उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो वह हाजी बेगम ने कराया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1560 के दशक में कराया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे में परित एक बाग की रचना हुई है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो वो शेरशाह ने शुरू किया था।
और शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो वह थी 1664 शुद्ध चांदी का रुपया आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ये कालिंजर में हुई थी। और शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वह था कालिंजर के विरुद्ध था। तो मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को किसने कहा था? तो शेरशाह ने कहा था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, बिहार में। शेरशाह को दफनाया गया था, वो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो वह कराया था दिल्ली की किला कोहिना ए मस्जिद का। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? शेरशाह ने किया था। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप निर्माण निम्नलिखित में किसने करवाया था? तो वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो की थी शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़कें आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो बनवाई थी शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, वह था इस्लामा शाह। और इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो किया था इस्लाम शेरशाह का पुत्र था, इस्लाम शाह ने करवाया था। और इस्लाम शाह पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु जो है 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के 50, 200 से 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। सिकंदर शाह ने अपने शासन काल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। तो ये रहा। तो आज के लिए इतना ही। तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अकबर के बारे में और जितने भी आगे शासक होंगे उनके बारे में। तो अभी आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का हमको इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका चलिए और घटना चक्र सीरीज को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बाय बाय।